अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के चैप्टर पे हमारी डिस्कशन जारी थी और आखिरी दो क्वेश्चन हमारे एजेंडा के रह गए हैं जिन पे हमने डिस्कशन करनी है बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, आखिरी जो तीन क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे प्रैक्टिस के लिए 41, 42, 43, ये तीनों क्वेश्चन स्प्रिंग 24 एक ही अटैम्प्ट के हैं और इन तीनों का जो पास परसेंटेज नहायत ख़राब थी और मुझे लगता है अब जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इट had the worst pass ratio when it comes to the student performance in the exam। और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन मुझे लगा, आई पर्सनली फील के कैसरी लेवल से थोड़ा सा ऊपर का सवाल था, इसीलिए परफॉर्मेंस इतनी पुअर रही। लेकिन अब आ गया है तो अब हम इसको प्रैक्टिस देखते हैं और इसमें कोई स्किल, मुझे लगता है एक नई स्किल है इस क्वेश्चन में जो ऐड की जा रही है आपके लर्निंग पोर्टफोलियो में। बाकी चीज़ें तो शायद इतनी ज़्यादा कोई नई नहीं है, वो रिपीट ही है, लेकिन एक काम कम से कम इस सवाल में हम सीखेंगे जो नया है और मुझे लगता है कि वो काम चूँकि जनरली स्टूडेंट्स से परफॉर्मेंस पुअर होने की वजह उस स्किल की वीकनेस है। अब वो एग्जामिनर को जब पता लग गया भाई ये स्किल बच्चों में कमज़ोर है तो वो स्किल किसी और सवाल में भी एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है। तो वो स्किल क्या है, सवाल पढ़ते हैं और फिर हम उसको एवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्वेश्चन नंबर 42 किताब में आ जाएं जी हम। क्वेश्चन है जी नोमान इंजीनियरिंग वर्क्स का, स्प्रिंग 24 क्वेश्चन 4 था ये क्वेश्चन था जी 10 मार्क्स का। इस सवाल में खराबी ये भी है ना कि ये पूरा अच्छा खासा लंबा सवाल है, एक पेज पे इसका क्वेश्चन आ रहा है और सिर्फ 10 नंबर का सवाल है। को 14-15 का होता है ना, फिर ज़रा और जस्टिफिकेशन बन जाती है। तो ये इसमें दूसरी खराबी, एक मुश्किल सवाल, लेंथी सवाल डाटा के वाइज, और मार्क्स 10 नंबर के लिहाज से इस क्वेश्चन की बॉडी के लिहाज से बड़े कम हैं, क्योंकि पूरे एक सफ़े का जो सवाल होता है ना उसमें तकरीबन कुछ 14 नंबर तकरीबन हमें दे देता है एग्जामिनर अक्सर। तो एनीवेज 10 नंबर का सवाल है जी, सेक्शन ए का सवाल था ये। डिटर्मिन वेदर NEU शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ LTM। एक नई प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या इसमें हमारे लिए रेलिवेंट चीज़ें आएंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन है नोमान इंजीनियरिंग वर्क्स NEW इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑफ अ सिंगल स्पेसिफिकेशन मॉडल EMV33। ये एक प्रोडक्ट बना के बेच रही है जी कंपनी। द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ EMV इन्वॉल्व्स टू डिपार्टमेंट्स A and B। रेलेवेंट डिटेल्स आर एज अंडर। डिपार्टमेंट ए की अवेलेबल मंथली आवर्स, मतलब 30 डेज में मशीन आवर्स कितने हैं, लेबर आवर्स कितने हैं, और बी में मशीन आवर्स कितने हैं, लेबर आवर्स कितने हैं। सिमिलरली आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, डिपार्टमेंट ए में मशीन आवर कितने चाहिए, लेबर आवर कितने चाहिए, डिपार्टमेंट बी में मशीन आवर कितने चाहिए और लेबर आवर कितने चाहिए। तो हमें हर डिपार्टमेंट की मशीन कैपेसिटी, उसके मशीन आवर पर यूनिट, डिपार्टमेंट बी की मशीन कैपेसिटी, उसके मशीन आवर पर यूनिट, डिपार्टमेंट ए के लेबर आवर्स की कैपेसिटी, अवेलेबल लेबर आवर्स पर यूनिट, और सिमिलरली डाटा बी के आवर्स एंड उसके आवर्स पर यूनिट क्या है। इनकी इंप्लीकेशन कैसे इंफॉर्मेशन की आगे चल के देखते हैं। प्रॉफिट डिटेल्स ऑफ EMV। अब EMV जो प्रोडक्ट हम करंटली बना के बेच रहे हैं उसकी डिटेल आ गई कि उसकी प्राइस 60,000 है और उस पर दोनों डिपार्टमेंट से गुजर के चूंकि बनती है तो मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, और प्रॉफिट पर यूनिट 29,400 एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हम बना के बेच रहे हैं उसका। NEW has recently been approached by a customer interested in purchasing 990 units of a special type of motor LTM78। एक नया कस्टमर आया जिसने 990 नई प्रोडक्ट की डिमांड आपके सामने रखी है और प्राइस ऑफर की है 1,05,000 फॉर ईच यूनिट। हाउएवर
Accepting this order would require suspending production of EMB. अगर ये पे ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे तो आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी शायद इतनी अवेलेबल नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट ऑर्डर बना सको. एज अ रिजल्ट आपको अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर्टेल करनी पड़ेगी ये ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए. तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन लॉस का कॉन्सेप्ट आने वाला है, आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि उसने पूछा ना हमें ये ऑर्डर लेना कि नहीं चाहिए. तो ये ऑर्डर लेने से कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन कमाएंगे और पुराना ऑर्डर कर्टेल करने से कुछ कंट्रीब्यूशन वहां पे लूज कर रहे होंगे, ख्याल रखेंगे उसका. तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड इन रिलेशन टू द प्रपोज्ड ऑर्डर. इस ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अब आ गई. ऊपर हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन थी, ये नए ऑर्डर की आ गई. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दोनों डिपार्टमेंट से गुजर के ये प्रोडक्ट बनेगी, कितनी कितनी लगेगी. मशीन आवर्स कितने लगेंगे, लेबर आवर्स कितने लगेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए. ये जो ऑर्डर हमें आ रहा है इसकी कहानी है. अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं इस नई प्रोडक्ट से रिलेटेड. सेटअप टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर प्रोडक्शन ऑफ LTM इज 3 days. Another 2 days would be required to revert back to the production of EMB. मतलब आप जब तक ये प्रोडक्ट बना रहे होगे तब तक आप पुरानी प्रोडक्ट नहीं बनाओगे. एक बात, अब ये ऑर्डर बनाने में कितना टाइम लगेगा हमें देखना पड़ेगा. वो टाइम भी पुरानी प्रोडक्ट नहीं बनेगी, लेकिन उसके अलावा 5 दिन और लगेंगे जब वो पुरानी प्रोडक्ट नहीं बनेगी. सो हमें देखना पड़ेगा कि हम कितने दिन में ये ऑर्डर बनाएंगे और उसके अलावा प्लस 5 दिन मजीद फैक्ट्री में पुरानी प्रोडक्ट नहीं बनेगी. वो हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि कितना हम टोटल कितने दिन हमारी फैक्ट्री में पुरानी प्रोडक्ट नहीं बनेगी, जिसकी वजह से कितने यूनिट्स हम उसके नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से कितना कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा वहां पे. इधर तो जो बनाने हैं 990 यूनिट वो तो बनाने हैं, 990 यूनिट पर तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन हमने कमाना है, लेकिन ये 990 यूनिट बनाने के लिए हम कितने यूनिट्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, उन पर हमारा कितना कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा उसको देखना पड़ेगा. लेबर इज नॉट अलाउड टू वर्क ओवर टाइम. Further, labor of each department is specifically trained for task within that department. मतलब A की लेबर B में, B की A में काम नहीं कर सकती. And cannot be used in other department, कहीं और भी इस्तेमाल नहीं हो सकती. Idle labor is paid 85% of the normal wages, and idle labor hours related to EMV have already been included in fixed overheads. ये जो लास्ट लेक्चर मैंने आपसे जिक्र किया था ना, आइडल टाइम का आया था, मैंने कहा था फिक्स्ड ओवरहेड में जाते हैं तो सवाल ये आ रहा है सामने, जहाँ पे हमें इसकी ट्रीटमेंट सिखाई जा रही है कि आइडल लेबर की जो पेमेंट होती है वो डायरेक्ट लेबर का हिस्सा नहीं होती. वो कह रहा है जी फिक्स्ड ओवरहेड में जाती है, और अभी भी हमारे पास जो आइडल आवर्स हैं उनको हम फिक्स्ड ओवरहेड में ही डाल रहे हैं. सो 85% पे करते हैं और वो सैलरी हम आइडल आवर्स की फिक्स्ड ओवरहेड में डालते हैं. अच्छा, अब इसकी कहानी हमारी जो बननी है ना, यहाँ पे मैं आपको दोबारा एक क्लियर कर दूं, फिर एक सवाल आप पढ़ोगे फिर हम हल करना शुरू करेंगे. हमें सबसे पहले हिसाब लगाना पड़ेगा. कैसे हिसाब लगाएंगे इसको देखेंगे. हम देखेंगे कि हमें नई प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने दिन प्रोडक्शन पुरानी की रोकनी पड़ेगी, पहली बात. बल्कि हम इससे कहते हैं नई प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितने दिन प्लांट चलाना पड़ेगा. जितने दिन नई प्रोडक्ट के लिए प्लांट चलाना पड़ेगा उतने दिन +5 पुरानी प्रोडक्ट नहीं बनेगी. ठीक हो गया. तो नई प्रोडक्ट बनाने के यूनिट्स हमें पता है, लेकिन पुरानी प्रोडक्ट के कितने यूनिट नहीं बनाने, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन कितने का है, ये मेजर करना पड़ेगा. सो हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट और फिर उसको कंपेयर करेंगे लॉस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओल्ड प्रोडक्ट. लेकिन एक साथ चीज जो यहां पे इसने हिंट दिया हुआ है, शायद जब आप पुरानी प्रोडक्ट से नई प्रोडक्ट पे शिफ्ट होंगे तो शायद आपका आइडल टाइम भी अराइज हो. आपको देखना पड़ेगा वो आइडल टाइम, वो भी आपकी कॉस्ट है, वो आपको कितना पड़ेगा उसको भी मेजर करना पड़ेगा. तो बहरहाल फिलहाल मैंने आपको बता दिया, हमें देखना है कि नई प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे, +5 days पुरानी प्रोडक्ट प्रोडक्शन नहीं होगी, उनमें कितने दिन कितने यूनिट्स पुरानी प्रोडक्ट का नहीं बनेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे. और तीसरा हमें आइडल टाइम का हिसाब लगाना पड़ेगा कि पुरानी प्रोडक्ट्स की जगह जब नई प्रोडक्ट बना रहे हैं उस दौरान आइडल टाइम हमारा कितना राइज हो रहा है, उसकी पेमेंट कितनी है, वो भी हमें कॉस्ट में लेनी पड़ेगी. सो हमारी समरी 3 आइटम्स में पे आएगी. क्वेश्चन नंबर 42 में एक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट जो कि 990 यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा. दूसरी आइटम लॉस कंट्रीब्यूशन
ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये भी यूनिट्स हमें नहीं पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका भी निकालना पड़ेगा, यहां से निकलेगा। और तीसरी आइटम हमारी होगी आइडल लेबर की पेमेंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यहां से फिर हम देख लेंगे नेट हमारी कॉस्ट है या बेनिफिट है, और उसके बाद बताएंगे हमारा फैसला क्या है। अगर नेट कॉस्ट हुई तो हम कहेंगे नई प्रोडक्ट नहीं बनानी, अगर नेट बेनिफिट हुआ तो हम कहेंगे नई प्रोडक्ट बना लेनी चाहिए। ये है ये कहानी। अब इस कहानी को सामने रखते हुए एक सा सवाल पढ़ लीजिए, फिर हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ के प्लान तक पहुंचना ज़रूरी था। ये दो चीज़ें तो सामने नज़र आ रही थी कि भाई नई प्रोडक्ट बनाओगे, 990 यूनिट बेचोगे, कंट्रीब्यूशन कमाओगे। पुरानी प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, कितने यूनिट्स नहीं बनाओगे इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वहाँ पर लॉस कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, ये तो एक दो चीज़ें तो सामने नज़र आ रही हैं। तीसरा, आइडल लेबर पेमेंट का कॉन्सेप्ट मे लुक ट्रिकी टू कैप्चर। शायद ये हमें समझ आए, एग्जाम में ना समझ आए, लेकिन कम से कम ये दो चीज़ें तो हमें सामने नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो जो चीज़ सामने नज़र आ रही है उसके हिसाब से हम अपना करते हैं और फिर देखेंगे कहीं हमें ये जो आखिरी पॉइंट है कहीं शायद ये भी क्लिक हो जाए। तो सबसे आसान मुझे जो चीज़ लगती है ना, मुझे ये कंट्रीब्यूशंस की वर्किंग आसान लग रही है। मैं कंट्रीब्यूशन, बल्कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन सबसे आसान, फिर नई प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन, यूनिट्स पे हम बाद में जाते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, इसके लिए तो शायद मुझे वर्किंग भी बनाने की जरूरत नहीं है भाई। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का प्रॉफिट पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। मुझे वर्किंग बनाने की जरूरत भी यहां नहीं है। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए तो मैं वर्किंग भी नहीं बनाता, मैं कहता हूं जिसका प्रॉफिट मुझे पता है 29,400 और फिक्स कॉस्ट इसकी पता है 1500, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो ये आ रहा है। मैं यहाँ पे यूनिट लाऊंगा, मल्टीप्लाई करके इधर ले आऊंगा, तो फिलहाल मुझे टोटल करूँ ना करूँ मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब मैं वर्किंग कर लेता हूँ जनाब इसकी, कि जो मेरी नई प्रोडक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा। नई प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की कहानी ये इस डाटा से मिलके बन जाएगी जी। ये डाटा मैं सारा इकट्ठा स्क्रीन पे करता हूँ। ये स्क्रीन पे सारा डाटा आ गया, जिसकी मदद से नई प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन बनेगा हमारा। नई प्रोडक्ट में मटेरियल कितना लगना है पता है, लेबर आवर्स पता है, इससे हमारी लेबर कॉस्ट बनेगी, मशीन आवर्स पता है, इससे हमारे वेरिएबल ओवरहेड बनेंगे। ये तीन ही एलिमेंट हैं जिनको मिला के हमारी वेरिएबल कॉस्ट बन रही है, और प्राइस क्वेश्चन में ये गिवन है। ठीक है जी। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए मैं वर्किंग वन यहां पे बनाऊं, अगर प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में है मटेरियल, दो डिपार्टमेंट ए एंड बी। वेरिएबल कॉस्ट में है लेबर,
दो डिपार्टमेंट ए एंड बी। वेरिएबल कॉस्ट में है वेरिएबल ओवरहेड्स, दो डिपार्टमेंट ए एंड बी। इन सबको लेस कर देंगे प्राइस में से, तो मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। ये वर्किंग आसान होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप ये वर्किंग मुझे करके दिखाइए ज़रा। ये सारा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसी में से सब कुछ बनना है। स्क्रीन पे सारा डाटा है, इस डाटा में से ही आपने सब कुछ निकालना है। मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बना के दीजिए नई प्रोडक्ट का। वेरिएबल ओवरहेड मशीन आवर की बेसिस पे चार्ज होते हैं। लेबर आवर की बेसिस पे लेबर कॉस्ट बनेगी और मशीन आवर के बेसिस पे वेरिएबल ओवरहेड बनेंगे। सेम लेबर जो डिपार्टमेंट ए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बनाने में यूज हो रही है, वही लेबर ने नई प्रोडक्ट बनानी है डिपार्टमेंट ए में। सेम मशीन जो बना रही है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए में, उसी मशीन ने नई प्रोडक्ट बनानी है डिपार्टमेंट ए में। ना लेबर बदलनी है ना मशीन बदलनी है। इसका मतलब कॉस्ट पर मशीन आवर, कॉस्ट पर लेबर आवर आप यहां से ही डेवलप कर लेंगे जो प्रोडक्ट ए की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। प्रोडक्ट ए में, डिपार्टमेंट ए में लेबर कॉस्ट कितनी है? 2100। और प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए में लेबर कॉस्ट है 2100, EMV 33। और कितने घंटे लग रहे हैं डिपार्टमेंट ए में? 7। तो रेट पर आवर निकलता है कि नहीं निकलता? अक्सर बच्चे पेन हाथ में पकड़ के गुमे बैठे हैं कहीं पे, दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं सवाल को पढ़ेंगे चीजें समझ जाएंगी, बार बार पढ़ेंगे चीजें रिलेट होंगी। क्लियरली उसने आपको बताया हुआ है यहाँ पे खर्चा कितना है और यहाँ पे घंटे कितने हैं। इधर खर्चा कितना है, इधर घंटे कितने हैं। यहाँ पे खर्चा कितना है ओवरहेड्स का, और मशीन आवर्स कितने हैं, खर्चा कितना है, मशीन आवर्स कितने हैं। सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको यहाँ से रेट पर आवर बनाना है और सवाल आपका ये पार्ट हल हो जाना है। लेबर 2100 तकसीम 7, लेबर 3200 तकसीम 10, वेरिएबल ओवरहेड कितने? 1800 तकसीम 6, और यहां पे वेरिएबल ओवरहेड 2000 तकसीम
5। ये सारा हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के डाटा से रेट पर आवर बना लिया। मशीन आवर का, लेबर आवर का रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स, कितनी कॉस्ट बनी? 2400। लेबर का रेट पर आवर इनटू आवर्स 3840। जी 3000 2400। लीजिए जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 63360। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 63360। मल्टीप्लाई कर दो टोटल कंट्रीब्यूशन, ये फिगर तो आ गई यहां से 990 इंटू 63360 62726400। लीजिए जी, ये फिगर हमारे पास एक आ गई। हमने नई प्रोडक्ट के 990 यूनिट बेचने हैं और नई प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें क्या मिलने वाला है। सिंपल आसान वर्किंग्स जो थी वो हमने कर ली, ये भी आसान वर्किंग थी, ये भी हमने कर ली। अब हमें पता करना है कि हम जिस दौरान ये 990 यूनिट बनाएंगे उस टाइम में कितने यूनिट्स इस प्रोडक्ट के नहीं बनेंगे। और यहां पे यही वो एडिशनल स्किल है जो एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में ऐड की, जो कि इससे पहले किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं की हुई। तो सबसे पहले मैं देखता हूं मुझे 990 यूनिट्स नई प्रोडक्ट के बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए। अच्छा, मेरे पास जो प्लांट की कैपेसिटी अवेलेबल है, ये मंथली कैपेसिटी है। डिपार्टमेंट ए के मशीन आवर, डिपार्टमेंट ए के लेबर आवर, डिपार्टमेंट बी के मशीन आवर, डिपार्टमेंट बी के लेबर आवर। ये मुझे टोटल डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी अवेलेबल है और ये मुझे आवर्स पर यूनिट चाहिए। जिस तरह ये 4 1 2 3 4 अवेलेबल है, इसी तरह 1 2 3 4 ये भी अवेलेबल है। तो मैं हर कंपोनेंट की बेस पे कैपेसिटी जरा मेजर करता हूं कि अगर मैं सिर्फ मशीन देखूं डिपार्टमेंट ए की, सिर्फ मशीन को देखूं डिपार्टमेंट ए की, तो मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूं इस प्रोडक्ट के। मैं प्रोडक्शन, क्योंकि मेरे पास 4 रिसोर्सेज हैं, तवज्जो कीजिएगा, 4 रिसोर्सेज हैं, चारों की कैपेसिटी लिमिटेड है, तो मुझे चारों को अलग-अलग देखना पड़ेगा। हर रिसोर्स से मैक्सिमम कितने यूनिट्स मेरे एक महीने में बन सकते हैं। तो मैं एक वर्किंग यहां बनाता हूं जिसमें मैं मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले वर्कआउट करता हूं नई प्रोडक्ट की। नई प्रोडक्ट कौन सी है, क्या नाम है उसका? LTM 738 ये नई प्रोडक्ट हमारी। मैं इसकी कैपेसिटी देखता हूं 4 रिसोर्सेज के लिए, एक लेबर आवर के लिहाज से A और B, फिर मशीन आवर के लिहाज से A एंड B। तो लेबर आवर के लिहाज से डिपार्टमेंट A में 5400 आवर्स अवेलेबल हैं और प्रोडक्ट पे लगते हैं लेबर आवर्स डिपार्टमेंट A में, लेबर आवर डिपार्टमेंट A में 8, 5600 लेबर आवर्स हैं जी। 5600 तकसीम 8 कितना जी? 700 यूनिट्स। मतलब डिपार्टमेंट ए की लेबर के हिसाब से मैं 700 यूनिट बना सकता हूं और डिपार्टमेंट बी की लेबर 7500 डिवाइडेड विद 12, इसका मतलब 625। मशीन आवर्स डिपार्टमेंट ए के 5400 डिवाइडेड विद नई प्रोडक्ट के मशीन आवर ए में 10 540 और इसी तरह डिपार्टमेंट बी के मशीन आवर्स 30 600 डिवाइड विद 600। अब जरा देखिए, एक महीने में अगर मैं
लेबर आवर्स की बात करूं, ए के तो मैं 700 यूनिट बना सकता हूं नई प्रोडक्ट के। डिपार्टमेंट बी के लेबर आवर के हिसाब से 625 बन सकते हैं। मशीन आवर्स ए के हिसाब से 540, मशीन आवर बी के हिसाब से 600। बट मुझे तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए सारे रिसोर्सेज चाहिए ना। तो मैं अगर कैपेसिटी की बात करूं, एक महीने में मैं कितने यूनिट बना पाऊंगा? लॉजिकली स्पीकिंग 540, क्योंकि 540 से ज्यादा यूनिट यहां से नहीं निकल सकते, बाकी जगह ज्यादा भी बन जाए तो जब तक ये काम नहीं होगा मेरी प्रोडक्ट कंप्लीट तो नहीं होगी। ये एग्जामिनर ने एक नया जो काम यहां पे हमसे टेस्ट किया था, प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टैब्लिश करने का, जिसमें मल्टीपल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। जब मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे स्टैब्लिश की जाएगी? आप हर रिसोर्स की कैपेसिटी निकालो, उस जिस रिसोर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी सबसे कम है वही हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। क्योंकि मैं यहां पे 700 यूनिट बना भी लूं तो क्या मैं 700 यूनिट कंप्लीट कर पाऊंगा महीने में? कंप्लीट यूनिट सिर्फ 540 ही हो पाएंगे, क्योंकि यहां से एक महीने में 540 से ज्यादा यूनिट नहीं बनते। यहां पे एक महीने में 540 से ज्यादा यूनिट नहीं बनते। इसका मतलब मेरी मंथली कैपेसिटी इस प्रोडक्ट की 540 है। और ये प्रोडक्ट मुझे बनानी कितनी है? ये प्रोडक्ट मुझे बनानी है 990 यूनिट्स। एक महीने में 540 बनते हैं, तो 990 बनाने में कितने दिन लग जाएंगे? एक महीने से मुराद यहां पे 30 दिन है। तो मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके चलता हूं। टोटल डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 990 यूनिट्स। तो भाई 990 ओवर 540 इंटू 30 ऐसे निकालेंगे ना हम, 55 डेज। क्योंकि 540 यूनिट्स बनते हैं 30 दिन में, तो 990 कितने यूनिट में 990 यूनिट्स कितने दिन में बनेंगे? सिंपली 550। लेकिन हमें फिर 3 जमा 2 और दिन चाहिए। इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन स्टॉपेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो आएगी वो प्रोडक्शन स्टॉपेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, क्या नाम है उसका? EMV 33। इसकी प्रोडक्शन स्टॉपेज जो होगी वो होगी 60 डेज। 55 दिन मुझे चाहिए नई प्रोडक्ट बनाने के लिए, और मुझे बताया गया है जब मैं नई प्रोडक्ट पे शिफ्ट होऊंगा तो 3 दिन तो पहले उसके सेटअप पे लगेंगे प्लांट के, और 2 दिन वापस पुरानी प्रोडक्ट पे जाने के लिए लगेंगे। तो 5 दिन तो हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे और 55 दिन नई प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका मतलब 60 दिन पुरानी प्रोडक्ट हम नहीं बना पाएंगे। तो हम बेटा जाना चाह रहे हैं यहां पे कि भाई जब हम नई प्रोडक्ट का ऑर्डर करेंगे तो पुरानी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स नहीं बना पाएंगे। यही बात शुरू हुई थी ना यहां से। तो मैंने यहां पे डिटरमिन का कर लिया कि 60 दिन मैं पुरानी प्रोडक्ट नहीं बना पाऊंगा। तो जिस तरह मैंने अभी नई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 महीने की बनाई थी, इसी तरह प्रोडक्शन कैपेसिटी यहां पे बनाओ 1 महीने की, ज़रब 2 कर लेना। बिल्कुल सेम अंदाज में इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाओ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी। वही तरह 4 बनाओगे वैल्यूज, चारों रिसोर्सेज पे कैपेसिटी, लोएस्ट वैल्यू को पिक करोगे, वो 30 दिन की कैपेसिटी आ गई, ज़रब 2 कर लो, 60 दिन की कैपेसिटी हो जाएगी। ये फिगर आ जाएगी आपके पास। सेम वर्किंग रिवाइज करो यहां तक, इधर तक, प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाने तक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की। 30 डेज की प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाओ, मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाओ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, सिमिलर वर्किंग रिवाइज करते हुए। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ख्याल कीजिएगा आवर्स अवेलेबल तो यही हैं, लेकिन आवर्स पर यूनिट बदल रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जैसे लेबर आवर डिपार्टमेंट ए
5600 डिवाइडेड विद 7, 5600 डिवाइडेड विद 7 कितना जी? 800. लेबर आवर डिपार्टमेंट बी 7500 डिवाइडेड विद 10, 750. मशीन आवर ए 5400 डिवाइडेड विद 6, 900. और मशीन आवर डिपार्टमेंट बी डिवाइडेड विद 5, 720. तो हमने कहा लीस्ट क्या है? 720. तो नई प्रोडक्ट EMV33 की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 30 दिन की 720. EMV33 की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 720 30 डेज में. 30 डेज में 720 यूनिट्स बनते हैं, तो 60 डेज में कितने बने? 1440. तो इसका मतलब 60 डेज हमारी प्रोडक्शन जब बंद रहेगी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, तो हम 1440 यूनिट्स लूज कर देंगे. 720 इंटू 2 कर लो यहां से, ये लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन यूनिट्स आ गए. ये यूनिट्स हैं, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी वैल्यू आई भाई? 44496,000. ये लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, इट इज द कॉस्ट. जी जनाब, एनी क्वेश्चन? नई स्किल, जैसे मैंने आपसे बताया कि इस क्वेश्चन में यही टेस्ट की जा रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी गेज करना. जब मल्टीपल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हों, तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने इस्टेब्लिश की एग्जिस्टिंग नई प्रोडक्ट की. फिर टोटल टाइम रिक्वायर्ड हमारा ऑर्डर के लिए कितना है, देन मज़ीद टाइम जो सेटअप के लिए और रिवर्ट बैक करने के लिए चाहिए. तो 60 दिन हमें फैक्ट्री एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बंद करनी पड़ेगी, तभी हम ऑर्डर पूरा कर पाएंगे. तो 60 दिन में एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन की कैपेसिटी के हिसाब से हम 1440 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन लूज करेंगे, क्योंकि 30 दिन में 720 यूनिट बनते हैं. तो 60 दिन जब नए प्रोडक्ट की वजह से प्रोडक्शन पुरानी की नहीं होगी, तो 1440 यूनिट का कंट्रीब्यूशन लूज होगा. अच्छा, ये अब आखिरी चीज़ आइडल लेबर की पेमेंट. अब हम करने क्या जा रहे हैं, अगर हम नई प्रोडक्ट का ऑर्डर लेते हैं तो हम 60 दिन में 1440 यूनिट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के नहीं बनाएंगे, और उन 60 दिन में 990 यूनिट्स नई प्रोडक्ट के बनाएंगे. ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब हम लेबर फ्री करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 1440 यूनिट्स की, और उसमें से लेबर इस्तेमाल कर लेंगे 990 यूनिट्स के लिए. तो बाकी जो बची वो एडिशनल आइडल होगी नए ऑर्डर की वजह से. पुरानी जो आइडल है वो तो इररेलेवेंट है. पुरानी जो आइडल पड़ी है ना लेबर, वो तो इररेलेवेंट है. उसने कहा पहले भी लेबर कुछ आइडल हमारी होती है जिसको हम 85% तनख्वाह देते हैं और फिक्स ओवरहेड में डाल देते हैं, बट वो तो पहले से ही आइडल हो रही है, हमारा तो उससे ताल्लुक नहीं है. हमारा ताल्लुक इससे है कि 1440 यूनिट की प्रोडक्शन रोको पुरानी प्रोडक्ट की, और उसकी जगह नई 990 की बनाओ. तो भाई 1440 रोकोगे, कितने लेबर आवर्स हमने फारग किए,
उसमें से 990 बना लिए, कितने लेबर आवर्स हमने इस्तेमाल कर लिए, बाकी आइडल आ गया, उसकी तनख्वाह निकाल लेंगे। तो ये हमें दोनों डिपार्टमेंट्स की वर्किंग यहां बनानी है, बी और ए। यहां पे हम लिखेंगे आवर्स फ्री फ्रॉम EMV33, आवर्स, बल्कि इसको लेबर आवर्स मैं कह देता हूं, ज्यादा मुतासिब है, लेबर आवर्स फ्री जो होंगे और लेबर आवर्स जो यूज होंगे नई प्रोडक्ट LTM 78। यहां से आपके निकल आएंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको मिल जाएंगे आइडल टाइम, आइडल लेबर आवर्स। आइडल लेबर आवर्स बना लेंगे हम इंशाअल्लाह। तो देखिए ज़रा, डिपार्टमेंट ए की बात करें तो 1440 यूनिट्स ना बनाने की वजह से, 1440 यूनिट्स ना बनाने की वजह से 7 आवर्स पर यूनिट हमारे फ्री होंगे और 1440 यूनिट्स ना बनाने की वजह से 10 आवर्स पर यूनिट हमारे फ्री होंगे। तो जनाब हमारे पास डिपार्टमेंट ए में कितने आवर्स फ्री हुए? 1440 इंटू 7 10080 और यहां पे 14400। फिर जब हम नई प्रोडक्ट बनाएंगे 990, डिपार्टमेंट ए में 990 इंटू 8 ये आवर्स इस्तेमाल हो जाएंगे और डिपार्टमेंट बी में 990 इंटू 12 ये आवर्स इस्तेमाल हो जाएंगे। तो बताइए जनाब कितने आवर इस्तेमाल हुए डिपार्टमेंट ए में? 7920 और यहाँ पे 11880। तो आइडल टाइम डिपार्टमेंट ए में कितना क्रिएट हो गया? 2160 और बी में 2520। लीजिए जी, अगर हम ऑर्डर स्विच करेंगे तो यह है आइडल टाइम लेबर का जो जनरेट हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट भी हमें पड़ जाएगी जो कि 85% ऑफ द सैलरी है। इसकी आइडल सैलरी और इसकी आइडल सैलरी 2160 डिपार्टमेंट ए के आइडल आवर और डिपार्टमेंट ए का लेबर का रेट क्या था? ये पढ़ा जी, डिपार्टमेंट ए का लेबर का रेट 300 लेकिन आइडल टाइम 85% है। इसी तरह डिपार्टमेंट बी से टाइम फ्री हुआ है 2520, डिपार्टमेंट बी का लेबर का रेट 320 और आइडल टाइम 85% पे होता है। लीजिए जी, आइडल टाइम की कॉस्ट यहां से निकाल लीजिए। ये जो आइडल टाइम है ये इसकी कॉस्ट हम बना रहे हैं जी 55। जी बेटा, इन दोनों को सम करके मुझे टोटल बता दीजिए। 12,36,240 ये कह रहे हैं जी आप? ये आइडल टाइम की कॉस्ट है, ये भी हमें यहाँ पे ले लेनी चाहिए। 1236240 टोटल कर लीजिए। नेट सेविंग नजर आ रही है मुझे 16994160। लीजिए जी, नेट सेविंग है तो इसका मतलब हमें नई प्रोडक्ट का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी एनी क्वेश्चन? डिसीजन मेकिंग में ये मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली वर्स्ट पास रेट वाला सवाल था और इसकी वाहिद वजह एक नई स्किल जो यहाँ पे टेस्ट की गई जो इससे पहले पास पेपर में नहीं दी गई थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इस्टेब्लिश करना। आई ट्राइड कि मैं आपको उस नई स्किल पे फोकस करवा के आपसे बात करूं। बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। असल चीज़ हमारी यही, ये जो वर्किंग है ये एक नई अंदाज की वर्किंग थी जो इससे पहले हमें टेस्ट नहीं की गई थी पास पेपर में।
और मेरे हिसाब से यही मेन वजह बनी स्टूडेंट के पुअर रिजल्ट की। लेकिन अब इंशाअल्लाह आप लोगों ने देख ली है, अब ये स्किल आपको टेस्ट की जाएगी तो यू शुड बी एबल टू हैंडल इट इंशाअल्लाह। और जैसे मैंने कहा कि चांसेस रहते हैं कि एग्जामिनर जिस स्किल में बच्चे को कमज़ोर पाता है वो स्किल रिपीट कर लेता है। तो स्प्रिंग 24 में ये स्किल टेस्ट की गई थी। यू नेवर नो कब ये दोबारा टेस्ट हो जाए, क्योंकि क्लियर है परफॉर्मेंस स्टूडेंट की नहायत पोर रही। जी एनी क्वेश्चन? वर्किंग को एक फिर देख लीजिए, कोई बात समझ नहीं आती बेटा पूछ लीजिए। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के एजेंडे का क्वेश्चन नंबर 43 है, सुल्तान इंडस्ट्रीज। ये भी स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन 7 है। ये सेक्शन बी का सवाल लग रहा है जनाब। इसकी रिक्वायरमेंट है 15 मार्क क्वेश्चन में, असेस वेदर मैनेजमेंट शुड डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट शटडाउन डिसीजन, एक प्रोडक्ट लॉस मेकिंग प्रोडक्ट, उसको बंद किया जाए या ना किया जाए। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन, फिर हम इसका प्लान तो मैं सिंपल पता है ना, क्या होता है प्लान शटडाउन डिसीजन का? कंट्रीब्यूशन लॉस वर्सेस अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक हो गया। और कंट्रीब्यूशन लॉस होता है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर कहानी समझो ना, रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, 3 वैल्यूज आती है ना इसमें। इनको जरा अगर हम समझें, रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। तो मैं अगर ये स्टेप बीच में कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट ना भी करूं तो मामला तो हल हो गया ना। रेवेन्यू लॉस इज माय कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज माय इनकम, दिस इज माय इनकम। एक ही बात है ना, बजाय इसके का, क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या है, इन दोनों का सब टोटल ही तो है। तो मैं सब टोटल स्किप भी कर दूं तो मामला तो एक ही है, ठीक है। क्योंकि इस सवाल को मैं इसलिए इस तरह करना चाह रहा हूं कि इस सवाल में ना वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिक्स हुई हुई है, तो इनको अलग-अलग करके कंट्रीब्यूशन अलग से निकालना मेरे लिए दिक्कत होगा। असल अंडरलाइन कॉन्सेप्ट यहां पे क्या बचता है पीछे, कि रेवेन्यू अगर कोई प्रोडक्ट बंद करते हो तो रेवेन्यू लॉस होता है, वेरिएबल कॉस्ट सारी बच जाती है, और अवॉइडेबल कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी बच जाएगी। तो कितना रेवेन्यू का नुकसान होगा, कितनी वेरिएबल कॉस्ट बचेंगी, कितनी फिक्स कॉस्ट बचेंगी, नेट में बचत है या नुकसान है। असल कॉन्सेप्ट ये है, कंट्रीब्यूशन लॉस ओवर अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कंपैरिजन करो, या इस तरह रेवेन्यू माइनस ऑल कॉस्ट सेव ले लो, वेरिएबल कॉस्ट विल बी सेव्ड ऑल एंड फिक्स कॉस्ट ओनली अवॉइडेबल विल बी सेव्ड, ठीक है। तो आप इस तरह प्रेजेंट करो या कंट्रीब्यूशन लॉस ओवर अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन में मैं ये कंट्रीब्यूशन वाली जो कहानी है इसको मैं स्किप कर जाऊंगा। मैं सिर्फ रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू फोरगोन लूंगा, रेवेन्यू फोरगोन लूंगा, और वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को कंबाइन कर लें तो कॉस्ट सेविंग लूंगा।
और कॉस्ट सेविंग का कॉन्सेप्ट मुझे पता है, ऑल वेरिएबल कॉस्ट विल बी सेव्ड एंड ओनली अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट विल बी सेव्ड। ठीक हो गया? तो अब हमारा कॉन्सेप्ट को मैंने, वही कॉन्सेप्ट है उसको मैंने जरा और अंदाज से सिंप्लीफाई किया इस क्वेश्चन के लिए। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर हम बात मजीद करेंगे। प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू करना या नहीं करना। सुल्तान इंडस्ट्रीज produces 3 products A, B and C in the same factory. Recently there has been surge in the raw material cost of products, surge must rise in the international market due to closure of a large production site amid the war in the Ukraine. यूक्रेन में वॉर की वजह से एक प्रोडक्शन साइट बंद हो गई है और हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है। Despite effort, SIL is unable to pass on the increase in cost to the buyers as close substitute of product A are available at similar prices. SIL's research department is hopeful of finding substitute for the raw material within the next 12 months. 12 महीने में उनका लगता है कि रॉ मटेरियल का सस्ता सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, तब तक मसला है। Until then, management is considering to discontinue the production of and sale of A. तब तक सोच रहे हैं क्यों ना हम A की प्रोडक्शन सेल बंद की जाए। The following information has been gathered to evaluate whether to discontinue the production of A. इंफॉर्मेशन क्या जी, तीनों प्रोडक्ट का P&L है और हमें बता दिया गया है कि भाई ये प्रोडक्ट का A का ये लॉस है जिसकी वजह से हम टेंशन में हैं। ये लॉस है जो हमें टेंशन दे रहा है, बाकी सारी प्रोडक्ट प्रॉफिट में है। और इसमें हमें लॉस का मेकअप, सेल कितनी है रुपीज़ इन 1000 में, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, ये सारी कहानी है। और हमें बताया कि भाई हमें इस प्रोडक्ट पे लॉस आ रहा है। यूनिट्स भी बता दिए हैं हर प्रोडक्ट के कितने बिक रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, 80% of all sales are made on credit. The normal credit period is 30 days. All expenses other than material, labor have been allocated on the basis of sale value. The material cost included in the projected P&L for the next year takes into account the price increases due to the war in the Ukraine. ऊपर जो P&L दिया गया है उसमें prices increased ही ली गई हैं। SIL employs a direct labor team of 30 employees, each with the ability to engage in the production process of any of the 3 products. लेबर ABC में से कोई भी प्रोडक्ट बना सकती है। Each employee works on average of 200 hours per month. टोटल 30 employees हैं। हर वर्कर 200 घंटे पर मंथ काम करता है and is paid at the rate of 240 per hour. Overtime worked at the rate 300 per hour. Overtime hours are equally allocated between the 3 products. तीनों products में overhead hours को बराबर तकसीम कर दिया जाता है। According to the union agreement, labor cannot be terminated before the expiry of the agreement, which is 18 months from now. However, idle hours, if any, are paid at 80% of the normal rate. ये लेबर की कहानी है जी। ओवरहेड की कहानी, 40% of the overheads are fixed. Variable factory overheads include generator fuel amounting to 6 million. When the generator is used, it operates at full capacity, irrespective of the level of production. मतलब वेरिएबल ओवरहेड में शामिल है जनरेटर का फ्यूल, लेकिन जनरेटर एक दफा ऑन हो गया तो प्रोडक्ट 2 बने या 3 बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट ए के बंद होने से जनरेटर फ्यूल पे खर्चा नहीं आएगा। बेशक वो वेरिएबल है लेकिन उसकी सेविंग नहीं होगी। यही लिखा हुआ है इसने। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड डिलीवरी एक्सपेंसेस ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट, कमीशन ऑफ 5% of sales, 70% of remaining sale and distribution expenses are fixed. Administrative expenses are generally fixed. However, 2% of the cost can be saved for every 10% reduction in total sale volume. Financial charges include interest on running finance facility obtained for financing the working capital
and on certain leased asset. All leases are non-cancellable. Rate of financing is 24% per annum. SIL follow the policy of maintaining 60 days inventory for raw material as well as for finished goods. अच्छा, ये जी कहानी है, और मैंने जैसे आपको समझाया कि हमें करना क्या है। अब हमें प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू गिवन है और प्रोडक्ट ए की कॉस्ट गिवन है। हमने रेवेन्यू को तो सीधा सीधा अगर हम प्रोडक्ट ए बंद करते हैं तो रेवेन्यू विल बी लॉस्ट, और इसमें से हमने कॉस्ट सेविंग मेजर कर लेनी है कि भाई इनमें से कौन कॉस्ट हमारी सेव होंगी। द रूल इज सिंपल, वेरिएबल कॉस्ट आर सेव्ड, फिक्स कॉस्ट हमें अवॉइडेबल देखना पड़ेगा। और लेबर इसमें थोड़ी सी ट्रिकी उसने बनाई भी है, उसने उसमें कोई ओवर टाइम का जिक्र भी डाला हुआ, कहानी उसको हमें अलहदा से देखना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसकी जो सेविंग है हमें अलहदा से निकालनी पड़ेगी। बाकियों को हम पहले देख लेते हैं, लेबर को हम सबसे एंड में देखेंगे, ठीक है जी। तो लेबर का पैरा पॉइंट छोड़ दो, लेबर के पॉइंट के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन हल करते जाते हैं। लेबर को हम कहते हैं जी एंड में देखेंगे, ये जरा मुश्किल पॉइंट लग रहा है। एक सवाल पढ़ लीजिए, कहानी एक फिर पढ़ लीजिए, देन मैं वैसे जब डिस्कस करूंगा तो एक एक पॉइंट को बार बार हम पढ़ के डिस्कस करेंगे साथ साथ, लेकिन मैं चाहूंगा एक सवाल से फेमिलराइज होने के लिए इस कहानी को फिर पढ़ लें आप। लेबर का पॉइंट छोड़ दीजिएगा, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेबर के पॉइंट के अलावा बाकी सवाल को आप जरा देख लीजिए एक फिर। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं ऊपर से, सेल से। अगर हम प्रोडक्ट ए बंद करेंगे तो रेवेन्यू विल बी फोरगोन, ये इनकम जो आती है ये नहीं आएगी। मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई, तो अगर हम प्रोडक्ट ए बंद करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट विल बी सेव्ड। तो ये
12 मिलियन की सेविंग भी यहाँ पे ले लेते हैं हम, 12,000 रुपीज़ इन 1000 में चल रहे हैं। लेबर हमने कहा जरा होल्ड करो, आगे चलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स पे आइए। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा नोट। ये जी पढ़ा नोट। इसमें एक तो इंफॉर्मेशन ये रेलेवेंट है, 40% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, इसका मतलब 60% आर वेरिएबल। नॉर्मली ऑल वेरिएबल ओवरहेड विल बी सेव्ड, लेकिन यहां पे उसने एक्सेप्शन डाल दी कि जी जनरेटर की कॉस्ट 6 मिलियन यहां पे शामिल जरूर है, लेकिन प्रोडक्ट ए बंद करने से उसमें कोई बचत नहीं होगी। इसका मतलब हमारी सारा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट नहीं बचेगा, वेरिएबल ओवरहेड माइनस जनरेटर का हिस्सा। अच्छा, अब यहां पे तवज्जो वाली बात कि यहां पे जो उसने जिक्र किया ना, वेरिएबल ओवरहेड में 6 मिलियन जनरेटर का खर्चा शामिल है, ये तो पूरी फैक्ट्री का है। तो हमें तो वेरिएबल ओवरहेड जनरेटर का खर्चा चाहिए ए का, तो उसके लिए ये जुमला आएगा कहीं पे ऊपर, कहीं इसने लिखा होता शायद ये, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटीरियल एंड लेबर हैव बीन एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। तो इसका मतलब जो जनरेटर का खर्चा है वो सेल वैल्यू पे तकसीम हुआ होगा ना। तो मैं ओवरहेड की अगर कहानी बनाऊं एक छोटी सी वर्किंग से, सबसे पहले मैं वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट करूंगा प्रोडक्ट ए के, वो है मेरे 7200 का 60%। प्रोडक्ट ए के ओवरहेड्स कितने हैं, इसका 60% वेरिएबल बनते हैं। कितने बनते हैं जी? 4320 रुपीज इन 1000 में। लेकिन हमें कहा गया ये सारे नहीं सेव होंगे, इसमें से लेस कर दो जनरेटर फ्यूल, जनरेटर फ्यूल जो कि सेव नहीं होना, और वो कितना है भाई? टोटल 6 मिलियन मतलब 6000 है। इसमें से ए का हिस्सा बेस्ड ऑन सेल वैल्यू, ए का हिस्सा बेस्ड ऑन सेल वैल्यू 24/120, 24/120, 24/120 ये इस वेरिएबल ओवरहेड में शामिल है, लेकिन ये सेव नहीं होगा। कितना है भैया? 1200, 1200, ये सेव नहीं होगा। तो ये जनाब वेरिएबल ओवरहेड सेव्ड, वेरिएबल ओवरहेड सेव्ड, सेविंग कह लो, जो कि हम प्रोडक्ट ए बंद करने से ले पाएंगे 3120। वेरिएबल ओवरहेड हमारी फिक्स्ड ओवरहेड की मद में, फैक्ट्री ओवरहेड की मद में 3120 हमारी सेविंग होगी। फैक्ट्री ओवरहेड की मद में 3120 हमारी सेविंग होगी। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, आपके एग्जामिनर ने सॉल्यूशन में इस खर्चे को तकसीम यूनिट बेसिस पे कर दिया। तो यूनिट बेसिस पे करें तो 80/40, 80/400 बनता है। 80/400, 80/400 बाय द वे वैल्यू यही बन जाती है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आंसर गलत हो जाए, मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सेल्स वैल्यू की बेसिस पे तकसीम होना है, यूनिट्स की बेसिस पे तकसीम नहीं होना। तो एग्जामिनर आंसर इस यूनिट्स की बेसिस पे लिखा हुआ है, विच इज़ रॉन्ग। वैल्यू उसकी भी सेम निकलती है, ये यूनिट ये ले लो या ये ले लो, वैल्यू सेम है, लेकिन ये वैल्यू लेना गलत है, ये ठीक है। हमारे पास 3120 सेविंग आ गई जनाब फैक्ट्री ओवरहेड्स की मद में। जी एनी क्वेश्चन? हम अगर प्रोडक्ट ए बंद कर देंगे तो प्रोडक्ट ए बंद करने से फैक्ट्री ओवरहेड में हमें कितनी बचत मिलेगी? जनरली ऑल ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स आर सेव्ड, लेकिन इस केस में वेरिएबल ओवरहेड में जनरेटर फ्यूल भी शामिल था, जो कि हमें बताया गया है सेव नहीं होगा, सेव नहीं होगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसमें कहता है जी डिलीवरी चार्जेस हैं 5 रुपए पर यूनिट सोल्ड, वेरिएबल। कमीशन है 5% सेल्स, वेरिएबल। बाकी जो खर्चा बचेगा उसमें 30% फिक्स्ड है, मतलब बाकी में 30%
वेरिएबल है, ऐसा ही है। तो वेरिएबल कॉस्ट आर ऑल सेव्ड। तो हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेविंग आएगी, वर्किंग टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, एक हमारे डिलीवरी चार्जेस हैं जो बचेंगे, डिलीवरी एक्सपेंस बचेगा, एक हमारी कमीशन बचेगी, और एक हमारी अदर वेरिएबल कॉस्ट बचेगी। ये सब हमारा बचत का हिसाब किताब है। डिलीवरी चार्जेस हमारे बचेंगे 5 रुपए पर यूनिट सोल्ड। कितने यूनिट बेचे हैं जी? प्रोडक्ट लेके बेचते हैं हम 80,000। 5 रुपए पर यूनिट सोल्ड, कितने बने रुपीज इन थाउजेंड में? 400। कमीशन होती है 5% ऑफ सेल्स, नहीं सॉरी कितने परसेंट? 5%। 5% ऑफ सेल्स, और सेल्स है 24 मिलियन, 24,000 ले लो। 24,000 का 12%, 1200। ओके, और उसने कहा जी बाकी जो खर्चा बचा, टोटल कितना खर्चा आता सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में? टोटल खर्चा ए का 2400 माइनस 400 माइनस 1200। उसने कहा जी बाकी जो खर्चा बचा इसका 70% फिक्स्ड है, मतलब इसका 30% वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट तो सारी सेव होती हैं, 240। तो टोटल हमारी जो बचत होगी वो ये है 1840। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1840। हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, और हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट सेव हो जाती हैं प्रोडक्ट बंद करने से। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली और रिकॉर्ड कर दिया सेविंग। जी बेटा, हमने नोट नंबर 6 को डील किया है। ऑल वेरिएबल कॉस्ट विल बी सेव्ड, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो हमने ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और जो बाकी बची उसका 30% वेरिएबल है। अच्छा जी, जरा एडमिन कहानी सुनिए। ये एडमिन एक्सपेंसेस की कहानी है। कहते हैं ये एडमिन एक्सपेंसेस जनरली तो फिक्स ही होते हैं, लेकिन यहां पे कहानी थोड़ी फर्क है। फर्क क्या है? 2% ऑफ कॉस्ट विल बी सेव्ड फॉर एवरी 10% रिडक्शन इन द टोटल सेल वॉल्यूम। अगर आपका सेल वॉल्यूम 10% कम होगा तो 2% ऑफ टोटल एडमिन कॉस्ट सेव होगी। इसका मतलब फॉर एवरी 10%, मतलब अगर आपका वॉल्यूम 20% कम होगा तो कॉस्ट सेविंग कितनी होगी? तो आप देखिए आपका वॉल्यूम कितना परसेंट कम होगा अगर आप ए बंद करोगे तो? ए बंद करोगे तो वॉल्यूम, एडमिन कॉस्ट टोटल की बात हो रही है भाई। ए बंद करोगे तो वॉल्यूम कितने परसेंट सेव होगा? ए का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम का कितना है भाई? 80/400, इट इज 20%। इसका मतलब 20% आप वॉल्यूम कम कर रहे हो, तो एडमिन कॉस्ट में रिडक्शन 4% ऑफ टोटल। भाई इसकी बात नहीं हो रही, वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वो कह रहे जी एडमिन कॉस्ट वैसे तो फिक्स है, लेकिन कंपनी की टोटल एडमिन कॉस्ट कम हो जाएगी अगर आपका वॉल्यूम कम होगा तो भाई वॉल्यूम हमारा 20% कम हो रहा है। 20% वॉल्यूम कम होने की वजह से 10% के हिसाब से आपको 4% की टोटल रिडक्शन मिलेगी। हर 10 के पीछे 2%, तो 20 के पीछे 4%, और ये रिडक्शन आपकी एप्लीकेबल है टोटल एडमिन कॉस्ट 6,000 पे। कितनी सेविंग है जी? 240। एक ये सेविंग आ गई।
अब हमारी दो वैल्यूज रह गई हैं, एक लेबर कॉस्ट और एक फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग असूलन जिन कॉन्सेप्ट पे बेस है वो कॉन्सेप्ट हमने कैफ 6 में पढ़ने हैं, लेकिन अब यहाँ पे एग्जामिनर ने दे दी है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे आइंदा एग्जामिनर भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको आई बिलीव इसकी कुछ बातें हमने पहले भी की हुई हैं, लेकिन इसको मजीद क्लियर कर लेंगे। हम फिलहाल लेबर पे जाते हैं। लेबर में हमारी सेविंग क्या होगी अगर हम प्रोडक्ट ए को बंद करें तो? अच्छा, इसकी कहानी मुझे लगता है कुछ इस तरह बनाई जाए, हमारी लेबर कॉस्ट सेविंग क्या होगी, क्योंकि उसने ना एक बात क्या लिखी हुई है कि आपके पास एक ही लेबर फोर्स है जो प्रोडक्ट एबीसी बना रही है, और शायद जिस तरह का उसने जिक्र किया लेबर की कहानी में, शायद आप लेबर से कुछ ओवरटाइम भी करवा रहे हैं। लेबर का नोट है जी, नोट नंबर 4। लेबर से ओवरटाइम करा रहे हैं, अभी पता लग जाता है 30 एम्प्लॉई इंटू 20 200 आवर्स पर मंथ, टोटल आवर्स आ गए इंटू 240, कितनी बनती है लेबर कॉस्ट? 30 एम्प्लॉई 200 आवर्स पर मंथ इंटू 240, 14,40,000। ये एक महीने की है, इंटू 12 करो, अगले साल की कॉस्ट 17 मिलियन, और हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 21। इसका मतलब कंपनी लेवल पे ओवरटाइम हो रहा है, समझ आई? कंपनी लेवल पे ओवरटाइम हो रहा है। उसने कहा कि ओवरटाइम आवर्स जितने भी हैं ना, हमने सारे प्रोडक्ट में बराबर तकसीम किए हुए। ओवरटाइम हो रहा है, सब में बराबर तकसीम में। अब होगा क्या, जब आप प्रोडक्ट ए बंद करोगे तो हमारे सबसे पहले आवर्स जो कम होंगे वो कौन से कम होंगे? ओवरटाइम वाले। ओवरटाइम वाले आवर कम होंगे, जो कि सिर्फ प्रोडक्ट ए में नहीं पड़े हुए, वो बी में भी पड़े हुए, सी में भी पड़े हुए। तो इसका मतलब हम सिर्फ प्रोडक्ट ए की लेबर कॉस्ट को डील करके लेबर कॉस्ट सेविंग नहीं बना सकते, हमें कंपनी लेवल पे देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ए बंद करने से हमारी लेबर कॉस्ट में कितनी सेविंग आएगी। तो इसकी अप्रोच रहेगी लेबर कॉस्ट सेविंग निकालने के लिए कि हमारी करंट लेबर कॉस्ट कितनी है, और प्रोडक्ट ए बंद हो जाएगी जब सिर्फ बी और सी बनेगी तो हमारी लेबर कॉस्ट कितनी होगी। दोनों का डिफरेंस विल बी सेविंग ड्यू टू क्लोजर ऑफ ए। समझ आ रही बात कि भाई जब हम ए बी सी तीनों बना रहे हैं तो लेबर कॉस्ट कितनी है, और जब सिर्फ बी और सी बनाएंगे तब लेबर कॉस्ट कितनी होगी। इसके हिसाब से हम बना सकते हैं कि हमारी सेविंग इन लेबर कॉस्ट क्या आने वाली है। अच्छा, अब लेबर का नोट एक दफा जरा पढ़ लीजिए, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। हमारी करंट लेबर कॉस्ट कितनी है जी? 21,600। हमारी नॉर्मल लेबर कॉस्ट जो बनती है, हमने भी हिसाब लगाया था, 30 वर्कर 200 घंटे 240, ये मंथली है, ज़रा 12 सालाना कितना जी? 280। तो यहां से हमारी ओवरटाइम कॉस्ट आ गई, कितनी है जी? 4320, ये रुपीज इन 1000 में आ गई।
एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट मेरे पास है। अब मुझे चाहिए मेरी रिवाइज लेबर कॉस्ट क्या रहेगी। रिवाइज लेबर कॉस्ट जानने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि बी और सी में मेरे लेबर आवर्स इस्तेमाल कितने हो रहे हैं और क्या वो मेरे एग्जिस्टिंग जो नॉर्मल आवर्स हैं इनसे पूरे हो जाएंगे। नॉर्मल आवर्स यही है ना मेरे, 30 × 200 × 12। अब मुझे चाहिए लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर बी एंड सी। लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर बी एंड सी। अच्छा, बाय द वे यहां पे ओवरटाइम कॉस्ट निकाली, मैं जरा ओवरटाइम आवर्स भी निकाल लूं। ओवरटाइम आवर्स भी तो निकाल सकते ना हम। ओवरटाइम आवर्स कितने हैं, रेट क्या है, रेट से डिवाइड कर देंगे तो आवर्स आ जाएगा। ओवरटाइम का रेट 300, तो 4320 तकसीम 300। ख्याल कीजिएगा ये रुपीज इन थाउजेंड है, 14,400। ये मेरे ओवरटाइम आवर्स हैं, एम आई राइट? ये मेरे ओवरटाइम आवर्स हैं। तो हमने पुराना हिसाब लगाया, हमारी लेबर कॉस्ट पुरानी इतनी है, नॉर्मल कॉस्ट इतनी होती थी, तो ये ओवरटाइम कॉस्ट है और ये ओवरटाइम आवर्स है। अब मैंने हिसाब लगाना है मुझे बी में से, सिर्फ बी की बात करूं, बी में मुझे कितने आवर्स चाहिए होते हैं। बी में मुझे कितने आवर्स चाहिए होते हैं, तो भाई बी में ओवरटाइम भी तो लग रहा है ना, क्योंकि मुझे बताया गया है ओवरटाइम आवर्स तीनों में बराबर तकसीम किए गए हैं। ओवरटाइम आवर्स तीनों में बराबर तकसीम किए गए हैं, तो इसका मतलब बी के हिस्से कितने ओवरटाइम आवर्स आए हुए हैं। ओवरटाइम आवर्स टोटल हैं, ये ओवरटाइम आवर्स फॉर ईच प्रोडक्ट कर लो, ए बी सी तीनों में कितने भी बटा 3, 4800। ये ओवरटाइम आवर्स ए बी सी तीनों को लगे हुए हैं। अब हम लेबर आवर्स रिक्वायर्ड निकालते हैं बी के लिए। पहले नॉर्मल आवर्स एंड ओवरटाइम आवर्स। ओवरटाइम आवर्स तो मेरे पास आ गए हैं 4800। नॉर्मल आवर्स कितने लग रहे हैं बी में, उसके लिए मुझे बी की लेबर कॉस्ट बताओ जरा कितनी है। 5400। इसमें से मैं अगर ओवरटाइम की कॉस्ट माइनस कर दूं बी के, सिर्फ 4800 इंटू 300 ओवर 1000 रुपीज इन 1000। देखो जरा, ये बी की टोटल लेबर कॉस्ट है, इसमें से मैंने बी के ओवरटाइम की कॉस्ट निकाल दी, तो ये क्या बचा, बी के नॉर्मल आवर्स की कॉस्ट तकसीम नॉर्मल रेट, तो ये नॉर्मल आवर्स मिल गए। कितने जी, 16,500। ये बी के लेबर आवर्स बन गए कितने जी, 21,300। बी के नॉर्मल आवर्स 21,300। अच्छा बेटा, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, ये वर्किंग करने के लिए हमें कुछ 10 मिनट अभी और लग जाने, और इतना टाइम हमारे पास पहले ही हम 2-3 मिनट ओवर रन कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी कंप्लीट हम कल करेंगे। एग्जैक्टली जैसे मैंने बी के रिक्वायर्ड आवर निकाले हैं, सेम वर्किंग सी की बननी, और फिर बी प्लस सी के लिए टोटल हमारे आवर्स लग कितने रहे हैं और उन आवर्स की कॉस्ट कितनी है, उसको हम कंपेयर करेंगे करंट कॉस्ट से। करंट कॉस्ट कितनी है और बी और सी के आवर्स की कॉस्ट कितनी बनेगी। हो सकता है उसमें ओवर टाइम हो सकता है ना हो, बल्कि ख्याल पड़ना पड़ेगा उसमें आइडल टाइम हो सकता है। आइडल टाइम होगा तो आइडल टाइम की कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन है कि वर्किंग आवर की कॉस्ट प्लस आइडल टाइम की कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट जानेंगे। करंट लेबर कॉस्ट, रिवाइज लेबर कॉस्ट, सेविंग, वो सेविंग आनी है यहाँ पे। ये लेबर की वर्किंग आप कंप्लीट करके आइएगा, कोई इशू होगा उसको डिस्कस करेंगे, और फाइनेंस की वर्किंग भी कल सीखेंगे, और कल इंशाअल्लाह हम नया चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।